नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहे कई मुद्दों पर, और आज 5 प्रमुख मुद्दे लेंगे जिन मुद्दों पर आज का बिंदास बोल आपके सामने रहेगा। पहला मुद्दा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, मोनू मानेसर का है। गौ रक्षक मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके एक फेसबुक पोस्ट के नाम पर उसके बाद उसको राजस्थान पुलिस को हवाले कर दिया है। अब राजस्थान पुलिस क्या क्या धारा लगाएगी, कब लाएगी, छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, पता नहीं है। यह पहला मुद्दा है। आज 5 मुद्दे कुछ लेंगे। 5 मुद्दों के साथ आज का बिंदास बोल आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहला मुद्दा मोनू मानेसर का है और ये मुद्दे के साथ हम एक एक करके आपके पास लेकर आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको जरा फोटो दिखाते हैं, अगर आपको याद भी हो, क्योंकि आपको और अर्थात हम सब हिंदुओं को आदत है हमारे लिए लड़ने वालों को भूलने की। गौ रक्षा के लिए मेवात जैसे क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर कई गौ रक्षक लड़ते हैं। उन्हीं में से मोनू मानेसर एक है। मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया। अब तक सब कह रहे थे, इंक्लूडिंग कई संगठन, की मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने नहीं देंगे। लेकिन मोनू मानेसर गिरफ्तार होने के बाद वैसे कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मोनू मानेसर को गौ रक्षा के तौर पर जाना जाता है। कई विदेशी संस्थाएं और कई विदेशी एनजीओ ने मिलकर मोनू मानेसर को निशाना बनाया था, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए का गौ हत्या के धंधे को गौ रक्षकों की सक्रियता के कारण वहां रोक लगी थी। ऐसे में मोनू मानेसर निशाने पे आना ही था। लेकिन मोनू मानेसर को इस बार जो गिरफ्तार किया गया वो एक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किया गया। और अब मोनू मानेसर का कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट का वीडियो दिखाते हैं पेशी करने वाला, जिसमें पुलिस किसी गुंडे मवाली की तरह मोनू मानेसर को कोर्ट में लेके जा रही है। ऐसे ही सर को ढका है जैसे किसी डकैत को ढकते हैं, ऐसे ही चेहरा छुपाया है कैसे चोर का छुपाते हैं, ऐसे ही लेकर जा रहे जैसे कोई आतंकवादी हो। और ये दो हाथ पकड़कर एक सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट के लिए मोनू मानेसर को ये कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है, वो भी नूह कोर्ट में, अर्थात मेवात कोर्ट में। और वहां पर उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत देने की बात सामने आई है। मोनू मानेसर का एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं। जिस मोनू मानेसर से कसाई डरते थे, उस कसाई को डराने वाला और गौ की रक्षा करने वाला मोनू मानेसर को कान पकड़कर पुलिस के सामने, अर्थात फोटो सेशन करवाने के लिए मीडिया के सामने बिठाया गया, जिससे कि ये देखिए, इस मोनू मानेसर को देखकर कभी कसाई खौफ खाते थे और कई हजार गायों को बचाने वाले टोली का ये प्रमुख है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है। और इसको भाजपा शासित हरियाणा पुलिस की ये कार्रवाई है कि उसको कान पकड़कर मीडिया के सामने बिठाया गया है। ये कार्यकर्ता को उसकी औकात दिखाने, और पैर की चप्पल तक निकाल ली है, पैर की चप्पल निकालकर मोनू मानेसर को जमीन पर बिठाया गया है। विश्वास, आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, बाकी लोगों को भी दिखाने के लिए। और अगर मोनू का यह हाल किया गया है किसी बड़ी क्रिमिनल कार्रवाई या एफआईआर न होते हुए भी, तो सोचिए कि बाकी लोगों का हौसला क्या रह सकता है। ये मोनू मानेसर है। और मोनू मानेसर कौन है, क्या मामला है, ये भी जरा साथ साथ में हम कुछ टेक्स्ट चलाते जाएंगे। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनके पास चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि राजस्थान पुलिस ने क्या क्लीन चिट दी थी और उसके बावजूद कैसे लेके गया। हालांकि एक वीडियो दिखाता हूं आज कैसे गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज है। मोनू मानेसर को कोई नोटिस देकर नहीं गिरफ्तार किया, बल्कि सिविल ड्रेस में मार्केट से उठाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मोनू मानेसर एक जगह बैठा है जहां से कैमरा का एंगल है। अब आपको 2 पुलिस वाले आते दिखाई देंगे जो कि साधारण व्यक्ति के तौर पर फोन करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, ये गुलाबी शर्ट वाला आ गया और वो ग्रीन शर्ट वाला, ये दोनों दौड़ते हुए आ गए और यहां पर खड़े मोनू मानेसर को उठाकर लेके जा रहे हैं। देखिए, ये मोनू मानेसर है और अब इसको उठाकर लेके जा रहे हैं। बताइए, मोनू मानेसर
एक कंधे पे हाथ डालकर शायद धमका कर या क्या करके लेके गए पता नहीं, लेकिन ये पीछे पीले कपड़े में खड़ा है, ये मॉनिटर कर रहा है और वो लेकर सिविल ड्रेस में उसको लेकर गए हैं। उसके बाद उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया और उसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। क्या है मामला वो भी जरा चलाइए ताकि लोगों को पता चले कि पूरा मुद्दा क्या है। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं मैं उनके पास चलता हूं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी है। आचार्य जी आपका स्वागत है। मोनू मानेसर एक गौरक्षक, मेवात में जिहादियों की करोड़ों रुपए की गौरक्षा, मतलब करोड़ों रुपए के कसाईयों के बिजनेस को रोकने वाला और हजारों गायों का प्राण बचाने वाला एक फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार हुआ और वो भी किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। आचार्य जी, बहुत दुखद है जिस प्रकार का कार्य आज चल रहा है। आप सबको पता होगा, पूरे देश को पता होगा कि मेवात किस लिए प्रसिद्ध है, मेवात के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से गौ हत्याएं की जाती हैं। आज से नहीं चल रहा है, लगातार करीब करीब 50-60 सालों से भी पहले ये कार्य वहां किया जाता रहा। और जिस प्रकार से तमाम गौरक्षक दल जितने भी हैं वो सब इस बात को जानते हैं और रात रात भर जागकर जिस प्रकार से गौरक्षा करने के निमित्त उनकी खतरनाक व्हीकल जो आते हैं, उनके ट्रक जो आते हैं, जिनके अंदर वो समस्त प्रकार के, आप समझे, मेवात से जो लोग आते हैं, नूह से जो लोग आते हैं, उनके पास समस्त प्रकार के जो हथियार हो सकते हैं, बंदूकें हो सकती हैं, तलवारें हो सकती हैं, वो सब लेकर गौरक्षक दल लगातार जिस प्रकार से गौ की रक्षा के निमित्त रात रात भर, और आप सबको पता होगा कि एक के बाद एक कितनी घटनाएं घटी, कैसे लड़कों को काट दिया गया, किस प्रकार से मेवात के लोगों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस के को भी गोली का शिकार वहां बनाया गया मेवात के लोगों। ऐसे में मोनू मानेसर जैसे बहुत सारे गौरक्षक जो थे वो लगातार इन तमाम एक जो गौरक्षक, ये बेसिकली जो गौ के धंधे में है, जो गाय को काटने के धंधे में, गोकशी के धंधे में जो लोग हैं, इनका बहुत बड़ा एक नेक्स है। और जिस प्रकार से ये इनके तार बहुत लंबे लंबे हाथ जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से ये लोग लगातार गौरक्षकों पे हमला करते रहे, मोनू मानेसर उसी का शिकार हुआ। और जिस सोशल मीडिया की बात की जा रही है, नूह में घटना घटी, मंदिर पे घटना घटी, बजरंग दल पे और साथ साथ जितने भी वहां पर मंदिर में सेवा करने जा रहे थे, यात्रा करने जा रहे थे, उन सब लोगों पर किस प्रकार से हमला किया गया, कौन थे उसके पीछे, आप सब लोग जानते हैं। और हरियाणा पुलिस ने लगातार जिस प्रकार से कार्य किया, मुकेश जी को आपको पता होगा, याद होगा, सुरेश जी कैसे उठा के ले गए थे, ये वही दिखाई दे रहा है किस प्रकार से हिंदू गौरक्षकों के ऊपर आज कुछ सरकार, हमारी जो भाजपा सरकार, यहाँ की जो हरियाणा सरकार है, वो जो कार्य कर रही है ठीक नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर्ली करे, लेकिन आज जिस प्रकार से दबाव की राजनीति में आकर ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार से हमने लगातार देखा है कि एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं और इस प्रकार की गौरक्षकों पर जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, मैं कहूँगा ये हमला ही मानूंगा मैं कि जिस प्रकार से। और आचार्य जी, इसमें विशेष बात यह है कि यही राजस्थान पुलिस कहती थी कि कोई, मतलब उसने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसके बारे में मोनू मानेसर को वो गलत नहीं मान रही थी। मैं एक बाइट दिखाता हूं राजस्थान पुलिस की, क्या कहती है राजस्थान पुलिस। मैं ये भी बता दूं कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्किल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे, घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे, उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है एंड हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। जिसको बोलते हैं, ये इन्होंने कहा, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और किसी प्रकार की कोई इन्वॉल्वमेंट जांच में नहीं पाई गई है। अब पर्दे के पीछे कौन हो सकता है, तो आपका भी नाम लिया जा सकता है, मेरा भी नाम लिया जा सकता है, किसी का भी लिया जा सकता है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग की जा सकती है। साधारणतः ऐसे विषयों के लिए कोर्ट अरेस्ट वारंट नहीं देता है, लेकिन बात जब गौ रक्षकों की आती है तो फिर तो कोर्ट क्या, मामूली हवलदार भी किसी बड़े गौरक्षक को भी गिरफ्तार करने लेके जा सकता है। आचार्य जी, यहां पर ये देखने वाली बात है कि इसी राजस्थान पुलिस का ये वीडियो देखते हुए इसके बाद हरियाणा पुलिस के गृह मंत्री ने यह कहा था कि मोनू मानेसर का इससे कोई रोल नहीं है। मतलब हरियाणा पुलिस भी कह रही थी, हरियाणा के गृह मंत्री भी कह रहे थे और अब वही गिरफ्तार करें।
दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस कह रही थी कि प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं, लेकिन वो भी गिरफ्तार करे। मतलब अगर पैसे का दबाव हो या राजनीतिक दबाव हो, या अगर कोई गौरक्षक को गिरफ्तार करना सकता है, करना चाहता है, तो कितना आसान, कितना सस्ता है, ये यहां पर देखने को मिलता है। सुरेश जी, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि हम पिछली डिबेट में थे, जिसके अंदर हमारे आपके एडिटर साहब को जिस प्रकार से आगे ले गए थे, उसके अंदर भी अब आपने खबर यही चलाई थी ना कि बाहर से, वहां अल जजीरा चैनल से दबाव आया, और जिस प्रकार से वहां की पुलिस ने, वहां के महकमों ने जिस प्रकार से कार्य किया, हमको तो यही दिखाई देता है कि लगातार जिस प्रकार से ये जो नूह और विवाद के क्षेत्र में जो कशी करने वाले लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा गैंग है, और वो जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और आज देखिए जिस प्रकार से पूरे विश्व के जितने भी जिहादी संगठन है, उनके पीछे यहाँ भारत के अंदर वो कैसे उन लोगों को सपोर्ट करने का बात कर रहे हैं। और मोनू मानेसर जैसे बहुत सारे जो गौरक्षक हैं, जो लगातार अपने कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, और सरकार भी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, आपको पता है यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार को सब पता है कि कौन क्या है, लेकिन जिस प्रकार से लीपापोती करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए ये जो कार्य किया गया है, बहुत निंदनीय है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सत्य सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। बिना सत्य की जांच करे हुए जिस प्रकार से आपने मोनू मानेसर को उठाने का प्रयास किया, और नूह वाली घटना के अंदर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आचार्य जी, जांच कौन करेगा? जांच तो पुलिस करेगी ना, जब पुलिस ही तय कर चुकी है कि गिरफ्तार करना है। और जो अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले कीबोर्ड वॉरियर है ना, कीबोर्ड वॉरियर मतलब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो जमीन पर लड़ने वाला कभी गिरफ्तार होता है तो उसके लिए कभी नहीं लिखते। आज सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर सन्नाटा है। अगर कोई लिख भी रहा है तो उसको गिरफ्तार होने की खुशी में कसाई समर्थक लिख रहे हैं, थोड़े बहुत कुछ लिख रहे हैं जो असली हिंदू है, लेकिन जो कीबोर्ड वॉरियर है वो चुप है। बिल्कुल, ये लगातार भारत में हमने देखा है, हमारे समाज में हमने देखा है कि जब बेचारा कोई कार्य कर रहा होता है तब भी साथ में नहीं आते, और जब वो बेचारा अकेला फंस जाता है तब भी कोई साथ देने नहीं आता है। ये हमारे संगठन की, हमारे सनातन में कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस प्रकार से कमी है, और जिस प्रकार से मक्खी को दूध से निकाल के अलग कर दिया जाता है, मोनू मानेसर जैसे लोगों के साथ भी यही मुझे लग रहा है कि किया जाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। जो मलाई खा चुके हैं, जो पदों पर बैठ चुके हैं, वो इस प्रकार के जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, उनको जिस प्रकार से काम निकल जाने के बाद निकाल के एक तरफ कर दिया जाता है। आज बहुत आवश्यकता है, मैं कहूंगा आपके माध्यम से कहूंगा कि तमाम लोग साथ में आए। और पिछली बार भी जब मुकेश जी का केस बना था, मैंने ऊपर तक जितना बात कर सकता है सबसे करी, और वो रात भर बात करके सब जगह सीएम ऑफिस में बात करनी पड़ी, सब करी। अब भी हम लगेंगे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला माने। लगातार पूरा संगठन साथ में है। मैं राष्ट्रीय गोरक्षा सेना की तरफ से बहुत सारे कार्य करता रहा हूं, मुझे पता है कि किस प्रकार का दबाव आता है और कैसे सरकार के कुछ लोग खड़े होते हैं, और वो केवल अपनी फाइल को पूरा करने के लिए असली बात ऊपर पहुंचाने ही नहीं देते हैं। लेकिन इस मोनू मानेसर के केस में तो एक एक व्यक्ति को पता है। अभी आप जो बाइट चला रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या है। और जिस प्रकार का एक केस में उनका नाम आया हुआ है, जो दो गोकशी करने वालों की हत्या की गई थी, और उसमें भी जबरदस्ती उनका नाम खींचने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, और इस देश में जो अल्पसंख्यक राजनीति है वो बड़ी विचित्र प्रकार की रही है। तो आज आवश्यकता है कि पूरा समाज, पूरा मीडिया, और सबसे दुखद मुझे ये है सुरेश जी कि आपके चैनल के अलावा कोई इस बात को उठा भी नहीं रहा है, कोई डिबेट भी नहीं करना चाहता है। मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तब कम से कम आपका चैनल, आप स्वयं इतने इस मुद्दे को लेकर अपने मुख्य चैनल पर, मुख्य कार्यक्रम में आज उपस्थित तो हुए। तो मैं कहूंगा कि आप जैसे व्यक्ति, आज आवश्यकता है कि मीडिया के अंदर, नहीं तो मीडिया किस प्रकार की है पूरा वास्तविक तौर पर दिखाई देता है कि जिसमें उनको पैसा मिलता है, जहां एड मिलता है वही कार्य करते हैं। लेकिन आप साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है कि आप इस प्रकार के ऐसा है। हमारा तो फोटो मोनू मानेसर के साथ लगाकर मोनू मेरे पास आता है और हम ऐसे लोगों को मदद करते हैं। हम तो पब्लिकली लिखते हैं। आज भी मैंने गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया कि हम मोनू के साथ थे, है और रहेंगे। कई मीडिया वालों को लगता है कि कोई गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के साथ क्यों रहे। अच्छा, दूसरा, उनकी बात भी सही है, वो मीडिया में कुछ व्यक्तिगत पाने के लिए आए हुए, पैसा पाना है, राजनीतिक प्रतिष्ठा पाने, और उनके लिए व्हाइट कॉलर जॉब है। हमारे लिए ये सैफरॉन कलर काम है। मोनू जैसे का साथ नहीं देंगे तो सैफरॉन कलर का मतलब क्या है, लेकिन इनके लिए ये व्हाइट कलर जॉब है, और मोनू जैसे लोग इनके लिए दाग है। तो दाग कोई ढोना नहीं चाहता, और इसलिए बाकी मीडिया वालों के लिए खबर भी नहीं है,
चिंता करने का और मोनू को छोड़ने का प्रयास करने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हम मोनू के साथ थे, है और रहेंगे। ऐसे जितने भी गौरक्षक हैं हम उनका साथ देते रहेंगे। जनता को आज हमारे प्रतिनिधियों ने पूछा, क्योंकि नेताओं का तो मुंह बंद है, क्योंकि अपनी पार्टी के सरकार में कैसे बोलेंगे, तो जनता क्या बोलती है देखिए। लेकिन आज जिस तरीके से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो जाती है, जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार कब तक हिंदुओं को उठाया जाएगा, कब तक गौ रक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और कब तक हिंदुओं को इसी तरीके से दबाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज हरियाणा से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई और इससे पहले बिट्टू बजरंगी को हिरासत में लिया गया था, आखिरकार कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होगा, सारी कार्रवाई हिंदुओं पर ही क्यों होगी। चलिए जुड़ते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते। अरुण जी, क्या कहेंगे, आज आपने देखा सीसीटीवी फुटेज आया कि मानन खान की गिरफ्तारी की जगह मोनू मानेसर को उठा लिया गया। हिंदुओं को गिरफ्तार करना आसान है, इसलिए सरकारी कार्रवाई जो भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ होती है। उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार नहीं हो रहा। मामन खान जो इस केस का मुख्य अभियुक्त है, जिसने अस्त्र शस्त्र असलहे गोली बारूद सब इनको प्रोवाइड कराया दंगाइयों को, जिसने 10,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी उस क्षेत्र में लाके बसा दिए। और ये हरियाणा सरकार की भी नाकामयाबी है कि 10,000 रोहिंग्या कैसे उस क्षेत्र में आके बस गए। सरकार तब क्या कर रही थी। मेवात में हुए दंगे का मुख्य आरोपी था मेमन खान, लेकिन आज जिस तरीके से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो जाती है, जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार कब तक हिंदुओं को उठाया जाएगा, कब तक गौ रक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और कब तक। अभी ये कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मोनू मानेसर को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में चुनाव है और इसका जो है परिणाम सरकार को हरियाणा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू टारगेट होता है। सरकार इस पार्टी को उस पार्टी को हो। मामन खान सबको पता है कि इस दंगे का मास्टरमाइंड है, जो विधानसभा में खुलेआम बोल रहा है जी, सरकार को चुनौती दे रहा है। उसके इंजीनियर, उसके डंपर डीसीपी को कुचल देता है। कोई कार्रवाई नहीं हो उस मैटर में, ना उस मैटर में कार्रवाई हुआ, ना दंगे में कार्रवाई हुई। जब कार्रवाई के लिए पुलिस के पास ये मैटर आया, जब भी, तो मामन खान को हमेशा छोड़ा गया। मामन खान को कभी भी पुलिस ने टारगेट नहीं किया, जो कि इस दंगे का मास्टरमाइंड है। सर, क्या लगता है, एक व्यक्ति जो इतने सालों से गायों की सेवा कर रहा है, गायों को बचा रहा है, जिहादियों के चंगुल से छुड़ा रहा है, आज पुलिस उसको ही गिरफ्तार कर लेती है? पुलिस और किसको गिरफ्तार करेगी? गौ सेवकों को, भारत माँ के जो सेवा करने वाले इन्हीं लोगों को ही गिरफ्तार करेगी। उन लोगों को तो गिरफ्तार कर नहीं सकती जो सरेआम विधान परिषद में भी बोलते हैं, या वो ओबीसी का जो ब्रदर है वो भी कहता है कि 15 मिनट की मुझे छूट दीजिए, मैं बता दूंगा कौन कितने पानी में है। तो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सदैव से हिंदू ही रहा है। इसी वजह से आज मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। पर यह गिरफ्तारी हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे। अगर कोई कार्रवाई करती है हरियाणा सरकार तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मानेसर अकेला नहीं है, हम सब मानेसर हैं। मानेसर कोई गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, वो गौ रक्षक है, माँ भारती का लाल है, वो गौ की सेवा करता है। धार्मिक नहीं, हमारा तो राष्ट्रीय दायित्व है। गाय की रक्षा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं, मैं इनको देश विरोधी पार्टी कहता हूँ। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये केवल और केवल इस चक्कर में लगी हुई कैसे हिंदू को तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, कैसे इनको डिवाइड करके और देश में फिर वही कम्युनिस्टों का शासन, नक्सलियों का शासन, एंटी नेशनल का शासन, देशद्रोहियों का शासन कैसे बनाया जाए। मैंने आपको जैसा कहा, इस सारी समस्या की जड़ें जानते हो क्या है? इन सारी की समस्याओं की जड़ें हैं जब राहुल गांधी इटली में जाकर भाषण देता है, जब राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर भाषण देता है। यहाँ का प्रजातंत्र खतरे में है, यहाँ के जो 20 करोड़ लोग खतरे में है। ये सारी की सारी समस्या अमेरिकन न्यूज एजेंसी, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA, KGB, ये सब कंट्रोल करती है। और चाइना की जो एजेंसीज हैं, ये सब कंट्रोल करती हैं, पैसा देती हैं भारत को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए। अब हिरासत में मोनू मानेसर है, लेकिन वो मामन खान का क्या, जिसने दंगे में कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी है, जिसने दंगे फैलाए। मामन खान भी गिरफ्तार होना चाहिए जी। ठीक है जी, हम मोनू मानेसर के साथ हैं, तन मन धन से उसके साथ है। मामन खान भी गिरफ्तार होना चाहिए, अपने यही सब है। जहां भी
संगठन तय करेगा। मोनू मानेसर के लिए समस्त हिंदू समाज, हरियाणा से नहीं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सारा हिंदू समाज एक साथ खड़ा होगा। अगर कोई महापंचायत बुलाई जाती है, पंचायत होती है, उस पंचायत में हम यहाँ से अपने क्षेत्र से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मामन खान की गिरफ्तारी तक हम सोएंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, खट्टर सरकार की। लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं और खामखा आपस में ही हिंदू को लड़ने की नौबत आई है। मुझे लगता है कि शायद यही विपक्ष चाह रहा था और हो रहा है। सरकार ने देखने की आवश्यकता है कि कहीं उनका पासा कोई दूसरा तो इनके कंधे से नहीं फेंक रहा है। जो बयान यहां पर सरकार के विरुद्ध दे रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तो खट्टर सरकार को लाया था, फिर इनको ऐसी बोलने की नौबत क्यों आई है? बिंदास सवाल आपके सामने लेते हैं। जो आपने हम तक अब तक जो प्रतिक्रिया भेजी उसके आधार पर पहला प्रश्न है, मोनू मानेसर निर्दोष है यह कहने वाले गृह मंत्री की पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कैसे किया? यह हमारा पहला सवाल है, जिसका उत्तर हरियाणा के गृह मंत्री को देना चाहिए। नूह मेवात के मुस्लिम विधायक को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिसको नोटिस भेजा था वो पेश तक नहीं हुआ। मोनू मानेसर को फेसबुक के लिए गिरफ्तार किया है तो जिहादियों द्वारा फैलाए गए दंगों की पोस्ट के लिए उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि वो ज्यादा खतरनाक पोस्ट थी जिसमें मारो काटो की बात कही थी। हिंदुओं को खुली चुनौती देने वाले जिहादी वीडियो जो आज तक सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई केवल मोनू के खिलाफ ही क्यों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुओं के साथ ही पुलिस भेदभाव क्यों करती है? ऐसी गिरफ्तारी किसी कसाई की तक नहीं हुई तो फिर गौ रक्षक की कैसे होती है? पुलिस और सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में क्यों आ जाती है? क्या यह सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है? क्या मोनू की गिरफ्तारी भी अल जजीरा जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कारण तो नहीं हुई है? क्योंकि खुलेआम अधिकारी ये मानते हैं कि अल जजीरा दबाव बनाता है। मोनू की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया हिंदुओं के तरफ से क्यों नहीं आई? राजनीतिक निष्ठा ज्यादा नेता के प्रति जरूरी है, धर्म और धर्म कार्य के प्रति क्यों नहीं? भाजपा अंदर के हिंदूवादी और गौरक्षक मोनू को क्यों बचा रहे, गौरक्षक को क्यों नहीं बचा रही है? ये मैं जो भाजपा के अंदर के हिंदूवादी उनको पूछ रहा हूं। और क्या हिंदुओं को धर्म की लड़ाई अपने अकेले के दम पर ही लड़ने की तैयारी रखनी होगी? तो फिर सारे सत्ताएं लाना और नेताओं को बड़ा बनाने का फायदा क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब पोल दिखाते हैं। आज के बिंदास बोल के इस पहले मुद्दे के ऊपर जो पोल हमने लिया था उसको दिखाते हैं। जो मोनू मानेसर के निमित्त हमने सभी गौरक्षकों की बात की है कि क्या ये सारी हम जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या पुलिस तंत्र सरकारी तंत्र के साथ हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है? ये पूछे जाने पर 91% लोग कह रहे हैं कि हाँ, पूरा तंत्र हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हिंदुओं के विरोध का ही चलता रहता है। आचार्य जी के पास चलते। आचार्य जी, आपने लोगों की प्रतिक्रिया भी यही देखी कि 91% लोग कह रहे कि हाँ, ये हिंदुओं के साथ ही भेदभाव होता है। देखिए सुरेश जी, देश पूरा साथ है, देश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जिस प्रकार से मीडिया जो है वो केवल वही बातों को उठाता है कि जिसमें उनका फायदा होता है। लेकिन आज आवश्यकता है कि जनमानस की बात सुनी जाए। जो आपने अभी पोल दिखाया है वास्तविक तौर पर यही दिखा रहा है कि जनमानस किसके साथ है, जनमानस का मनोमस्तिष्क के साथ है। लेकिन ये खबर आप समझे कि केवल कुछ आपका चैनल उठा रहा है, बाकी किसी चैनल ने इस बात को उठा ही नहीं रहा है। बाकी सारे के सारे के चैनल, कुछ लोग चैनल तो ऐसे हैं कि जो मोनू मानेसर को ही वहां कल्पित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, गलत खाने में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप लगातार देख लें कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ लोग हैं, जिस प्रकार से जिहादी संगठन है, वो वहां पर ताली बजा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन आज मिठाई बांट रहे हैं। आज गौ रक्षकों के यहाँ पर मातम है और कसाईयों के यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही, दिवाली मनाई जा रही। नहीं, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये सत्य सामने लाना पड़ेगा। सत्य सामने लाकर जिस प्रकार से आज आपने लोगों की बाइट्स भी दिखाई है, लोग तैयार है और लोग इस आवाज को पूरी तरह से उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये वास्तविक तौर पर। नहीं तो गोरक्षा के नाम पर जो बेसिकली जो लोग आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, वो बलिदान हो जाते हैं। और आपने देखा होगा एक के बाद एक संगठन आए जिनको किस प्रकार से काट दिया गया। पूरा का हरियाणा की घटनाएं हैं, यूपी की घटनाएं हैं, दिल्ली की घटनाएं, बहुत एक के बाद एक बड़ा दुख होता है दिल में कि गाय की रक्षा करने के लिए लड़के निकलते हैं बाहर, रात रात भर जागते हैं और उनको उसके बाद गुंडा कह दिया जाता है। यानी गाय की रक्षा करने वालों को गुंडा और गाय काटने वालों को आज जिस प्रकार से पुरस्कार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जिस प्रकार से एमएलए मामन खान का नाम लिया गया और उनको तो जिस प्रकार से एक एक चीज
तथ्य सामने है, लेकिन पुलिस वहां जाना हिम्मत नहीं रखती है। आपको पता होगा, आपको तो पता ही इस बात का, तमाम लोगों को पता है कि उस नूह के क्षेत्र में, मेवात के क्षेत्र में पुलिस बल अंदर नहीं घुस सकता है। जिस प्रकार से वहां तमाम गलत से गलत कार्य किए जाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मामन खान को साफ साफ जिस प्रकार से बोला कि प्याज कुचल दिया है, उस प्रकार से मामन खान तो बुलाने के बाद भी पुलिस के सामने इंक्वायरी को तक नहीं आया है, ये स्थिति है। तो अब हम इस पहले मुद्दे पे, आचार्य जी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगले मुद्दे पर भी आप हमारे साथ चाहिए। तो मोनू का मुद्दा यहां छोड़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला मुद्दा है सनातन को समाप्त करने की धमकी देने वालों के विरुद्ध गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन उनके बोलने के बाद सनातन को समाप्त करेंगे ऐसा कहने के बाद जितना हंगामा नहीं हुआ, उतना गजेंद्र शेखावत ने केवल एक प्रतिक्रिया दे दी कि सनातन को समाप्त करने की बात करने वालों की जीभ खींच लेंगे। इतना भर क्या बोल दिया, हंगामा शुरू हो गया। देखिए 2024 में पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन बनाया है, लेकिन ये गठबंधन सीधे सीधे सनातन को मिटाने का, सनातन के खात्मे का संकल्प ले रहा है। मुंबई में INDIA गठबंधन के नेता बार बार सनातन विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं। पहले DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की और इसके बाद प्रियांक खड़गे ने सनातन को बीमारी बताया और इसके बाद ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से की। जगदानंद सिंह ने तिलक लगाने वालों को गाली दी और अब DMK नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने INDIA गठबंधन के एजेंडे को उजागर कर दिया है। पोनमुडी ने कहा कि INDIA गठबंधन का गठन सनातन धर्म को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। पोनमुडी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन INDIA गठबंधन की सभी 26 पार्टियां सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। ये लोग मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सनातन को मिटाने तक पहुंच गए। मोदी को हराने के लिए सनातन को मिटाने की कसमें खा रही हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उनका INDIA गठबंधन और उनके नेता प्रियांक खड़गे सनातन से नफरत का सामान बेचते हैं। तो सवाल ये है कि INDIA गठबंधन की सियासी लड़ाई बीजेपी से है या सनातन से। सवाल ये भी है कि क्या INDIA गठबंधन सनातन मुक्त भारत बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। ये सब कुछ जिस प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बोले हैं सुनिए। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांता है भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पतलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। गजेंद्र शेखावत जी की इस बाइट के लिए तो मैं उनकी धन्यवाद देता हूं कि कोई तो बोल रहा है भाई
उधर से हमले हो रहे और इधर से सहनशीलता दिखाई जा रही है। यह शांति डरावनी थी, खतरनाक थी। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। अगर कोई कहता है कि सनातन को समाप्त कर देंगे तो उसको भी उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। गजेंद्र शेखावत जी ने तो केवल ऐसा कहने वाले को बोला है, उन्होंने तो पूरे सनातन को बोला था। और यह शेखावत जी की प्रतिक्रिया, यह कोई भाषण नहीं, यह केवल एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया है? डीएमके का उदयनिधि हो या कोई और नेता हो या खड़गे का बेटा हो, यह सभी की क्रिया जो आई है उसकी प्रतिक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी है। लेटेस्ट एक बयान डीएमके के एक और नेता का है, सुनिए क्या कहता है। மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ் ஏ பெருமாள் அவர்களே, नेता ने जो प्रतिक्रिया दी थी, उदयनिधि का बयान तो हम पहले ही सुन चुके हैं। என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். यह कह रहा है कि इंडिया गठबंधन ही इसीलिए बना है, साथ में चलाते रहिए। यह गठबंधन बना ही इसलिए है, इंडिया अलायंस की सनातन को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, ये खुलकर कह रहा है कि सनातन को मिटाने पर एनडीए अलायंस की 26 पार्टियां सहमत है। इसका मतलब इस अलायंस में शिवसेना है, वो भी सहमत है। इसका मतलब इस अलायंस में कांग्रेस है, वो भी सहमत है। क्या कहा टेक्स्ट में आपके सामने बयान के साथ, हम जो अभी बयान दिया है उसको जरा चलाइए, ताकि लोगों को मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ में उसकी बात भी पता चले कि क्या कहा गया है। ये मंत्री ने कहा था कि हम, ये डीएमके का नेता है, ये इंडिया अलायंस का दावा कर रहा है कि इंडिया अलायंस ही बना सनातन के समाप्ति के लिए है, और सनातन की समाप्ति हमारा उद्देश्य है, और हमारे सारे 26 के 26 अलायंस के जो सदस्य है वो इस बात से सहमत है। बताइए, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये लड़ाई तो अब इंडिया, हिंदुओं का समाप्त करने वाला इंडिया अलायंस और हिंदुओं के साथ खड़ा रहने वाला भारत अलायंस, इसकी तो नहीं है। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं। गजेंद्र शेखावत की प्रतिक्रिया और ये सनातन को समाप्त करने वाली घोषणा, क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए सुरेश जी, बहुत दुखद है जिस प्रकार का एक जो कार्य किया जा रहा है, सनातन के विरोध कार्य किया जा रहा है। और आज जो बोला हमारे शेखावत जी ने, वो वास्तविक तौर पर शास्त्र का वाक्य है। शास्त्र कहता है शठे शाठ्यम समाचरेत। जब तक शठ को उसकी लैंग्वेज में जवाब नहीं दोगे तब तक नहीं सुधरने वाले। और तुलसी बाबा कहते हैं खल सन विनय कुटिल सन प्रीति। जो खल के साथ विनय करेंगे, जाकर उसको कहेंगे कि भैया एक थप्पड़ तुम्हें मारा, दूसरा थप्पड़ आगे कर लो, तो वो सुधरेगा नहीं। उसको खल को वास्तविक तौर पर उठा के उखाड़ना पड़ेगा और उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। जहां दांतों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है, इस बात की समाज को अच्छे समझ लेना चाहिए। और जब तक हम उनसे कहते रहेंगे प्यार से कर लो भैया, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, तो इनका ये ऑर्गेनाइज
लगा रखी है। 5 बार जो लगाना चाह रहे हैं उनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है, इस देश को पुनः रोक दो। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, चोर मौसेरे भाई जो है वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक जगह आ गए हैं और आज तो साफ बोल दिया। जो कौन मुड्डी ने बोला है वो वास्तविक तौर पर बता तो रहा है, साफ साफ बता रहा है कि हमारा सिंगल एजेंडा है, और वो बात बाहर आ गई। कांग्रेस उसको छुपा के कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके भी जो लड़के हैं वो खुद बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो बोला है सनातन को गाली देने का प्रयास करे। इनको एक बात समझ में आ गई है कि हिंदू वोट तो देगा नहीं, लेकिन अब सीधा साधना चाह रहे हैं पूरे मुसलमान वोटों को, जबरदस्ती हिंदुओं को गाली देकर। इस देश में जो पिछले 70 सालों से राजनीति चली है कि केवल मुसलमानों की राजनीति करो, हिंदू बढ़ता है तो हिंदुओं को बांटो, ये वही राजनीति आज पुनः इस प्रकार से आरंभ हो गई। और सारे के सारे एक भी आदमी इनमें से बचा हुआ नहीं है, कोई एक आध को छोड़ दो जिसमें सामने केस में नहीं है, लेकिन बाकी सबके ऊपर कोई ना कोई ईडी का केस, सीबीआई का केस लगातार चल रहे हैं और सरकारी और कोर्ट के द्वारा जमानत में बाहर है, आधे से ज्यादा जमानत में बाहर। और आपको पता होगा कि किस प्रकार का खेल, गंदा खेल 70 साल की राजनीति में हुआ है। एक बार आपको याद हो, मुझे 1980 के आसपास के दशक की एक राजनीति याद आती है कि जिस प्रकार से करुणानिधि के ऊपर केस चल रहे थे बहुत जाके, और वो इंदिरा गांधी के जाके पैरों में लटक गए थे और सारे केस उनके वापस कर दिए गए थे। और उनको जिस प्रकार से करप्शन करी, लगातार ये लोग लगातार करप्शन कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। लोगों को यही भाषा समझ में आती है, जब तक नाक नहीं दबाएंगे तब तक ये मुंह नहीं खोलते हैं। हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ी है, मैं उनकी प्रतिक्रिया के लिए भी जाऊंगा। ध्यान मूर्ति जी हमारे साथ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये सनातन को मिटाने वाली जो घोषणाएं दी जा रही है? सनातन धर्म को मिटाने के लिए इस समय जो घोषणाएं दी जा रही हैं, इससे सनातन धर्मियों को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कैसा समय है। आने वाले समय में जो हमारे लिए आंधी आने वाली है, उस आंधी के लिए हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। ये जो जैसे किसी भी देश को हड़पते हैं तो पहले उस देश के लिए पहले चिल्लाना शुरू करते हैं। अब सनातन धर्म को समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को और भारत देश को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। अब फ्री वाले नेताओं का या जो सनातन धर्म का विरोध करने वाले नेता हैं या पार्टी हैं, उनका साथ छोड़कर एकमात्र अपने सनातन धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा तो भारत देश में कहीं पर भी ये अस्तित्व बचाना कठिन हो जाएगा। ये चीज समझना होगा और इसके लिए हमको आवाज उठानी होगी कि एक देश एक कानून होना चाहिए। सनातन धर्मियों के लिए कहीं ना कहीं इस देश में गुंजाइश होनी चाहिए। चलिए, तो इस मुद्दे पर हम अब यहाँ पर रुकते हैं। मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आपने समय निकाला, इस कार्यक्रम में जुड़े। अब हम सनातन के इस मुद्दे के बाद अब चल रहे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर। जी हां, हिंदुस्तान के कई चैनल के एंकर गलती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। अरे भाई, ऑलरेडी ये हमारे ही नक्शे में है। आप लोग गलत नक्शा छापते होंगे तो पता नहीं, लेकिन अब पीओके पर ओके करने का टाइम आया है। भारत की राजनीतिक तैयारी हो चुकी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर के लोग अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, क्या मामला है, हमारे सेना के अधिकारी भी आपको आज के शो में आगे बताएंगे। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। उन्होंने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। ये बयान केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। दरअसल राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पीओके में लोग भारत के साथ विलय की मांग कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या रुख है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने पीओके के भारत में विलय की बात कही। ये बयान इस बात का संकेत देता है
कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत माँ के मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान के बाद सियासत करने वाले भी उठ खड़े हुए हैं। इन सियासत करने वालों में सबसे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब पीओके लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। अभी लद्दाख में चीन घुस गया है। अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए उसने नक्शा जारी किया है। पहले मणिपुर में शांति बहाल कीजिए और फिर पीओके अपने आप भारत में आ जाएगा। संजय राउत ने कहा कि ये सारे बयान मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। स्वागत है। हमने हमेशा ये देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है। अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। इनके अलावा जो दूसरे नेता सियासत करने के लिए खड़े हुए हैं वो है कांग्रेस नेता राशिद अलवी, जिन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि हम जिस जमीन पर जाया करते थे वे वहां नहीं जा पा रहे हैं और आर्मी के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी लद्दाख गए थे और लद्दाख के लोगों ने राहुल गांधी से क्या कहा है वो सारे का सारा मीडिया के पास मौजूद है। लद्दाख के लोग वहीं के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम जा नहीं सकते वहां पे जिस जमीन पे हम जाया करते थे। और ये इस बात का जवाब किसी आर्मी ऑफिसर को देने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इन बयानों को देखकर एक बात तो तय है कि देश के अपने ही हिस्सों के भारत में शामिल करने की बात कहने पर भी सियासत करने वाले बाज नहीं आते। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का अपना जमीन जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वो भारत में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको। चलिए, हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त कर्नल टीपीएस त्यागी जी है, उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। टीपीएस त्यागी जी, आपका बिंदास बोल में, और हमने तो कई बार सुदर्शन पर पाक व्याप्त कश्मीर का मुद्दा लिया है और पीओके तो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हिंदुस्तान के कुछ चैनलों को आज मैं देख रहा था तो वो तो कह रहे कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। उनको पता ही नहीं आजकल के एंकरों को कि ये हिंदुस्तान के नक्शे में हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं बदलने वाला है। हमारा बदला हुआ था उसको हम दुरुस्त करने वाले हैं। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान के अंदर के ही लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। अब भिखारियों के साथ कौन कितने दिन रहना चाहेगा? कर्नल टीपीएस त्यागी जी, पीओके को लेकर हमने एक प्रस्ताव पारित किया था सुदर्शन की संसद में, उसमें आप भी थे और मुझे लगता है कि उस प्रस्ताव को वास्तव होने का समय आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पीओके हमारा है, ये बात संसद में कही गई थी 1994 में। उसके बाद अभी हाल में कुछ समय पहले हमारे एक आर्मी कमांडर ने कहा कि हम पीओके को लेने में सक्षम हैं, तैयार हैं, जिस रोज पार्लियामेंट कहेगी हम उसे ले लेंगे। अब इस स्थिति के बाद ये सिचुएशन हुई कि पीओके के जो लोग हैं वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक दिन नहीं कई बार प्रदर्शन किया है। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कारगिल का हाईवे खोल दो, जम्मू और श्रीनगर की जगह खोल दो, हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से स्वतंत्र किया जाए। अब मेरा सवाल ये है, हम ये कहते रहे हैं कि पीओके हमारा है, अगर पीओके हमारा है तो पीओके के लोग भी हमारे हैं, और जब हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या हम उनकी बात ना सुने? तो जनरल वीके सिंह ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अब थोड़े इंतजार का क्या मतलब है कि वही पीओके के लोग, पीओके खुद ही हम में शामिल हो जाएगा, बट whatever action is to be taken, it will be at a time and place of our choosing। यानी कि ये बहुत बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और इसका कारण बिल्कुल साफ है। देखिए, पीओके में नीलम नदी में, झेलम नदी में सीपीईसी के अंतर्गत बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए गए, बिजली उत्पादित की गई, लेकिन वो बिजली हालांकि लेबर पीओके की, जमीन पीओके की, मगर वो बिजली इतनी महंगी कि उसे वो लोग खरीद नहीं पाए। एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, मैं चूंकि फौजी हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक दफा 4 लाशें पड़ी थी, उसमें 2 तो बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स की थी और 2 पीओके के लोगों की थी। तो वहां की आर्मी ने बैठ यानी कि बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स की तो लाशें ले ली और उन 2 को छोड़ दिया कि हम नहीं जानते। तो इस कदर तक जुबाव उनके साथ होता रहा है। पर ये एक आग नहीं है सर, इसके बाद में बलूचिस्तान में भी होगा। और एक मौजूद बात ये है कि आज पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो जमहूरियत है, वो सुदृढ़ हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है। देखिए कैसे हम अपने लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत दे रहे हैं। हाँ, 1971 में भी आपकी जमहूरियत सुदृढ़ हुई थी जब आपने सर्च लाइट ऑपरेशन के नाम से बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम किया था, बलात्कार किए थे, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। एक ब्रिगेड के सामने 95,000 लोगों ने ज्यादा संख्या में, ज्यादा हथियारें होने के बाद उन्होंने समर्पण किया। बस इतिहास दोहराता है। लिहाजा हमें लगता है कि जो जनरल वीके सिंह ने कहा है वो बहुत जल्दी सच होने वाला है, और इसके लिए हम सक्षम भी हैं। और आपकी बात का दोबारा से और 100% एहतराम करते हैं और उसको बल देते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा नहीं बदलने वाला, ये तो हमारे नक्शे का हिस्सा है जो वापस आने वाला है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सब कुछ हमारे नक्शे में है, यहाँ तक कि हमारे वहाँ की विधानसभा जब थी जम्मू कश्मीर में, तो गुलाम कश्मीर जो बना हुआ है उसके लिए सदस्य संख्या के सीट खाली छोड़े जाते थे। मतलब हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन आज है, यहां तक कि वहां का जो नागरिक है हमारे हिसाब से वो भारत का नागरिक है। और आज वो इस भावना को वहां के लोगों के अंदर पुनः जागृत किया गया है। वो कह रहे हैं अरे हम तो भारत के नागरिक है भाई, ये तो पाकिस्तान ने हमको दबा के रखा हुआ था। बिल्कुल सर, वो तो चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं कि शिया सुन्नी में जो फॉल्ट लाइन पैदा की गई, जो दरार पैदा की गई, वो पाकिस्तान ने की। जो हमारे अंदर जहर घोला गया वो पाकिस्तान ने किया। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम हिंदुस्तान के पार्ट थे, ये बात कह रहे हैं। लेकिन हमें दुख क्या होता है? दुख ये होता है कि बहुत सारे लोग जब सियासत करते हैं, बात पीओके की चल रही है, कहेंगे कि साहब चाहे गवर्नर है मिश्रा साहब, उनका आज बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं सरहद के एक एक कोने तक गया हूं और 1 इंच जमीन भी चाइना ने वहां नहीं ली है। अब ये यहाँ चिल्ला रहे हैं कि साहब देखिए चाइना ने तो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा दिया। हम भी दिखा सकते हैं बीजिंग को अपने नक्शे में, और नक्शे में दिखा दिया तो रिजल्ट क्या हुआ? हिंदुस्तान ने तुरंत जवाब दिया कि हम
इस बयान को खारिज करते हैं, नक्शे को खारिज करते हैं। अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जिस साउथ चाइना सी पे भी चाइना ने अपना कब्जा दिखा दिया था नक्शे के अंदर, वहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब ने भी खड़े होके कह दिया कि हम साउथ चाइना सी में चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नहीं मानते। यानी कि चाइना को आइसोलेट करने का हमने काम किया कि 1 इंच जमीन तो उन्हें दी ही नहीं, और उनको 1 इंच जमीन ना देने के ऊपर जब ये सियासत दान बोलते हैं कि नहीं साहब चाइना घुसा बैठा है, इसका मतलब क्या ये सेना का अपमान नहीं कर रहे? क्या सेना वहां सो रही थी? अगर चाइना अंदर आ गया तो ये सीधे सीधे सेना का अपमान हुआ। अब अगर सेना का अपमान हुआ तो जो सेना का सिपाही है वो, और जो सेवानिवृत्त हो चुका है हम जैसे आदमी, तो अब इन लोगों को देख रहे हैं जो सेना का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। वो समय दूर नहीं है जब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सड़क पे भगा भगा के इनका पीछा किया जाएगा। ये तो हम करेंगे जो पूर्व सैनिक है, और जो सेना का सिपाही है उससे भी सावधान रहने की इन्हें जरूरत है, क्योंकि आज वो पढ़ा लिखा सिपाही है, उसके हाथ में मोबाइल है, टीवी देखता है, और वो अपने नेताओं के आचरण और भाषण को समझ रहा है। ये लोग जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करें, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें, सेना के खिलाफ बात करें, अब सोच लीजिए कि अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं। और फिर ना भूलें, पुलिस नहीं है फौज बोलती नहीं है, लेकिन जिस रोज करने पे आ जाएगी उस रोज इनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज वी शूट टू किल। अब इसमें जो बात वीके सिंह जी ने बोली है वो तो बहुत सामान्य बात है। उन्होंने यही कहा कि भाई थोड़े दिन रुकिए, हमारे पास आ जाएगा। इस पर कई नेता, राशिद अल्वी से लेकर अभी आपने देखा कि संजय राउत जैसे लोग, अब संजय राउत जी की बात क्यों उन्होंने की पता नहीं, बाला साहब ऊपर से कितने दुखी होंगे इस बात को सुन के। आखिर ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे राजनीतिक जमात को कब समझ में आएगा? देखिए, जो संजय राउत ने कहा कि जनरल वीके सिंह को ये बात और ये काम तब करना चाहिए था जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तब मनमोहन पीएम थे। तो हमारे, खैर मैं मनमोहन जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारी फौज में एक कहावत है कि अगर शेरों की बटालियन का कमांडर गीदड़ हो तो वो बटालियन हार सकती है, और अगर गीदड़ की बटालियन का कमांडर शेर हो तो वो जीत सकती है। यानी कि बहुत सारी चीजें कमांडर के ऊपर डेवलप करती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कमांडरशिप और लीडरशिप को डेवलप किया जाता है। जो राशिद अल्वी जी हैं, राशिद अल्वी जी क्या कह रहे हैं? हमारे राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने वहां देखा और उन्होंने लद्दाख के लोगों से बात की। पहली बात तो हम अब आप ये ना कहें मुझे कि भाई एक आर्मी है, आर्मी वाले को पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए। हम पॉलिटिक्स से नहीं भाग लेते, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन भाई हमने कसम खाई है कि हम देश के बारे में सोचेंगे, और अगर हम देश के बारे में गलत बयानी होते हुए देखें या गलत काम होते हुए देखें तो हमें बोलने का अधिकार है। अधिकार को तो छोड़िए, और बिल्कुल अधिकार है, कर्तव्य भी है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए आप लोग जाने जाते। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? जय हिंद सर, बोलिए। पीओके तो भारत का ही है, लेकिन बात है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक्सट्रीम रेडिकुलाइज्ड है, एकदम धर्मांध है वो लोग। हाँ, हम लोग को पता है कि वहां पर जो कुआं है उसका पानी जहरीला है, और वहां पर जो लोग हैं अब तो खाने के लाला पड़ा है, इसीलिए ये लोग भारत के साथ आने के लिए बात कर रहा है, लेकिन भारत जब ले लेगा। धन्यवाद। एक बात यहाँ पर दर्शकों को पता होनी चाहिए, त्यागी साहब और उसमें ज्यादा डिटेल डालेंगे। ये जो कश्मीर, खास करके गुलाम कश्मीर वाला बेल्ट है, इसमें जो कश्मीरियत वाली भावना है, इनको पता था कि कभी ना कभी ऐसा होगा, और ये स्वर्ग जैसा है। इसलिए वहां उन्होंने पंजाब के अंदर के जो पंजाब जो है पाकिस्तान के अंदर का,
वहां के पंजाबियों को भी यहां जाकर बिठाया है ताकि वहां की कश्मीरियत की डेमोग्राफी चेंज की जा सके। और कल जब कभी ऐसी नौबत अगर आती है तो वहां की स्थानीय जनता पाकिस्तान के साथ खड़ी हो सके। त्यागी जी, इन्होंने डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयत्न किया, इमरान खान के समय में ये काम किया गया और इन्होंने पंजाब के लोगों को वहां बसाया, लेकिन पंजाब के लोग बसने के बाद में भी वहां के लोगों के साथ होमोजीनियस या कोहेसिव नहीं हो पाए। नाउ दे आर ऑड मैन आउट। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कल को अगर पीओके से ये आवाज आती है और पंजाब के लोग उनके खिलाफ होते हैं और वहां पाकिस्तान फिर वही गलती दोहराता है जैसे उसने अपनी आर्मी को भेज के ढाका में गलती दोहराई थी कि यहाँ के आदमियों के ऊपर इतना एक्शन लो कि ये आवाज उठाना भूल जाए। अगर यहाँ पे आवाज उठाने वाले को कुचलने की बात की गई तो निश्चित समझिए कि न केवल पीओके लेकिन पंजाब पाकिस्तान का और फ्रेगमेंटेशन भी होगा, जो हम नहीं चाहते। तो डेमोग्राफी को चेंज करने का पाकिस्तान ने भरपूर प्रयत्न किया है। यहाँ के संसाधनों को ज्यादातर पंजाब में दिया गया, बल्कि और जगह के भी, चाहे सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, को केवल एक। तो पाकिस्तान का मतलब तो एक किस्म से उनका एक पंजाब ही है, बाकी और कोई धड़ा पाकिस्तान से खुश नहीं है, न उनके साथ रहना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग आज हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमसे कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, हमारे को जबरदस्ती हम करते रहते हैं। और त्यागी जी, अपन एक दो दिनों में पीओके के ऊपर एक पूर्व सैनिकों का सुदर्शन में स्टूडियो में बैठकर डिस्कशन करेंगे, जरा एक 8, 10, 12 प्रमुख लोगों को लेकर, और लंबी चर्चा करेंगे। देशवासियों ने क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए, विपक्ष के मतदाताओं को कहेंगे कि वो अपने नेताओं पर दबाव क्या डाले जिससे कि वो राजनीति इस मुद्दे पर ना करे, तो भारत सरकार को भी एक्शन लेने में आसानी होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पीओके पर पुनः मिलेंगे। आप हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त टीपीएस त्यागी जी, जो कि कर्नल थे सेना में, देख रहे थे। दिल्ली हिंदू विहीन हो रही है, ये मैं पिछले 18 वर्षों से आपके सामने लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के हिंदुओं को मारने के विभिन्न तरीके ढूंढे जा रहे हैं। उनकी लड़कियों को उठाकर लेके जाना हो या काम किसी भी कारण के बगैर किसी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हिंदू को मार देना हो, ऐसा ही एक नया मामला हिंदू को विहीन करने का, मार डालने का दिल्ली में सामने आया है। ये फोटो तो वैसे बहुत खतरनाक है, आपको दिखा नहीं सकते, पूरा खून सड़क पर फैला हुआ है। और ये मर्डर का वीडियो भी दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी क्रूरता की हदें पार करने वाली घटनाएं किसी को मारने के लिए दिल्ली में की जा सकती है। ये पूरा जो हमने ब्लर किया हुआ ये खून है और बीच सड़क के मार दिया गया है। हमारे साथ आचार्य उमेश त्रिपाठी जी जुड़े, इस घटना पर अधिक जानकारी देंगे। आचार्य जी, क्या हुआ है? नमस्कार सर जी, मैं आचार्य उमेश त्रिपाठी, पुजारी प्रकोष्ठ मंदिर से, जयपुर दिल्ली से। अभी जो हमारे यहाँ 3 बजे के करीब जो घटना घटी है, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में इस स्थिति में भयावह कातिलाना हमला किया गया है कि ऑन द स्पॉट एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा व्यक्ति जीवन मौत के बीच में लटका हुआ है। उसकी कोई अभी उम्मीद है नहीं कि वो आगे बचेगा। और सर, आगे सभी को भी बहुत सारी धमकियां भी मिली गई हैं, बहुत सारी चीजें भी दी गई हैं कि अभी आप लोग और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बहुत लोगों ने भी कुछ इसमें रिएक्शन भी क्रोध में आकर के अपना सामाजिक संगठन जता रहे हैं, लेकिन जो भय का माहौल है समाज में, जो बच्चे अपने अपने माता पिता, उनके बच्चे डरे पड़े हैं। दिल्ली के कौन से क्षेत्र में घटा है? दिल्ली के एग्जैक्ट कौन से क्षेत्र में हुआ है? आचार्य उमेश त्रिपाठी जी, ये दिल्ली के कौन से क्षेत्र में हुआ है? चलिए,
धन्यवाद आचार्य जी। हम समय के कमी के कारण इस न्यूज को दूसरे कार्यक्रम के दरमियान दिखाएंगे। आज भी हमने आपके सामने सभी प्रमुख मुद्दों को लेने का प्रयास किया है। हम इन दिनों में बिंदास बोल में कई मुद्दों को ले रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी बड़ी सीरीज पर पहले जैसा काम नहीं करेंगे। क्या हो बिंदास बोल में सीरीज, लंबी सीरीज, गंभीर मुद्दों पर अब हमको लिख के भेजिए। आज के लिए